दोस्तों, वेलकम टू टीचर्स। आप लोग स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। और बात करें हम बिजनेस लॉ के, सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला है। दोस्तों, आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 72, जिसमें आपको 6 टॉपिक उसमें पढ़ा था। आपको फर्स्ट टॉपिक था नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड कंसिडरेशन, थर्ड अदर एसेंशियल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और फिफ्थ था क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और 6 कंटीजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ये मैं आपको सारे कवर करा चुका हूँ। वहाँ से आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा प्ले लिस्ट में जाके, और सीधा आप मेरे राधे गुप्ता नाम आप सर्च कीजिएगा तो आपको फर्स्ट ऊपर ही आ जाएगा। वहाँ पर आपको लोगो लिखा होगा राधे गुप्ता, ये मतलब थोड़ा बड़ा अक्षर में लिखा होगा, कोई फोटो नहीं डाला होगा। वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, सारे वीडियो आपको वीडियो खुल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाइएगा, जहाँ पर लिखा होगा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 72, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अब स्टार्ट करें द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यहाँ से आपको नए टॉपिक बिजनेस के स्टार्ट हो रहा है और न्यूज चैप्टर भी है, तो आप ध्यान से समझें। और इसको हैंड रिटन दिखाऊंगा और एक एक करके आपको समझाने वाला हूँ। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 72 आपको थोड़ा मैं कुछ इश्यू कारण से आपको नहीं लिख के प्रोवाइड करता, अब लिख के प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप जरूर मेरे लास्ट तक इस लेक्चर से बने रहिए। और जो भी नए बच्चे आ रहे हैं मेरे चैनल में, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना और शेयर भी जरूर करना, कि ताकि सब आप ये मेरा वीडियो जो भी एक्सपीरियंस में दिखा रहा हूँ ये सब वीडियो देख पाए और उन लोग भी सीख पाए हमारे जैसे कैसे पढ़ाता है बिजनेस लॉ। और इसमें पास होने की गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आप हो जाओगे। बस आप प्रोविजंस और कंसेप्ट आप ध्यान रखना, एग्जाम्पल्स आपको समझ आ जाएगा। जब प्रोविजन आपको याद नहीं, एग्जाम्पल खुद समझ जाएगा। प्रोविजन अगर याद है तो हाँ, इस प्रोविजन के एप्लीकेबल ये डाल देंगे, और बिना प्रोविजन आपको तो मार्क मिलने वाला है नहीं। सेक्शन लिखे कोई, लेकिन लिखने पर आपको बेटर समझेगा और उसी सेक्शन आधारित एग्जाम्पल से हैं तो आप लिखिए। और ये गलत मत लिखना है, आपको फिर सही लिखना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो हम सीधा चलते हैं टॉपिक पर। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 मीन्स सेल के बाद आ रहे हैं। अब गुड्स हम लेते कुछ करेंगे तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट, किस तरह के इसमें एग्रीमेंट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, क्या क्या होते नहीं होते, सब बात करेंगे इस टॉपिक में। तो आइए फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका जो दिया गया है वहाँ पर, वही हम पढ़ने वाले हैं। अब आते बुक्स के साथ साथ मैं कॉपी में लिखा के भी कराने वाला हूँ, तो आइए साथ में पढ़ते हैं। और लास्ट तक वीडियो जरूर देखना दोस्तों, तभी आपको समझ आ पाएगा। फिर आइए, और एक बात और है कि जब भी मैं दिखा रहा हूँ आप भी जरूर साथ में लिखिए, और उसको उसी टाइम मैं रिपीट कराऊंगा, आप लोग रिपीट कीजिएगा, याद भी हो जाएगा। साथ साथ में आपको याद हो जाएगा, सेक्शन सहित आपको मैं याद करा दूंगा, क्योंकि मैं पूरा सेक्शन मैं खुद याद किया था। तो इसलिए आपको भी मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप इस सेक्शन पूरा याद कीजिए और साथ में लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। लिखने की प्रैक्टिस करने ज़्यादा क्या होता है कि आपको पढ़ने का वो जो कैपेसिटी होता है बढ़ जाता है, क्षमता बढ़ जाता है, आप बैठ भी सकते हैं पढ़ने के लिए। वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। मेन बात है कि बैठ के पढ़ना है कंसिस्टेंटली, आपको एक का प्रैक्टिस चाहिए। और लिखने के लिए भी ऐसे प्रैक्टिस कर दो कि आप जहाँ पर बिजनेस लोग ऐसे पूछेंगे तो टाइमली आप सारे के सारे लिख पाओ। तो चलिए, ज़्यादा इंट्रोडक्शन आपको मैं सीधा पढ़ाने के स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आज हमें ये पढ़ना है। और टॉपिक के बाद मतलब यूनिट के बात किया जाए तो इस यूनिट में हम पढ़ने वाले द सेल ऑफ गुड्स एक्ट के फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या दोस्तों? फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये हमारा क्या दोस्तों, ये यूनिट है। मीन्स जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में एक्ट 1872 में आपको फर्स्ट टॉपिक जो यूनिट था नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हम पहले आपको इंट्रोडक्शन कुछ सेल के बारे में दे देंगे, फिर हम बुक में भी जाएंगे। आपको ICAI स्टेट की बुक है, वहाँ से भी आपको दिखाने वाला है। बुक तो आपके पास ऑलरेडी हर चीज़ है, लेकिन आपको समझना और कैसे पढ़ना है वो चीज़ आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। कुछ दोस्तों सेल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन भी कर लेते हैं। सेल जो है ना दोस्तों, कि जब सेल होता है ना तो बार्गेनिंग किसके बीच होता है? जब सेल होता है ना दोस्तों तो बार्गेनिंग किसके बीच होता है? मीन्स सेल
इज ए टाइपिकल बार्गेन बिटवीन, किसके बीच, बायर एंड सेलर। किसके बीच होता है, बायर और सेलर के बीच। इतना समझ आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल समझ आ रहा है। देखिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये आपको क्या बोलता है, ये और सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी ये भी चलता है कि होल ऑफ क्या है, इंडिया एप्लीकेबल होता है। होल ऑफ इंडिया क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1932 होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल, हर जहाँ जावे हर स्टेट में लगता है। मीन्स होल ऑफ इंडिया का बोलते मीन सारे स्टेट में। पहले जो इंडियन कैटेगरी 72 था ना, वो कश्मीर में पहले नहीं लगता था, लेकिन वो भी अब 370 जब से लागू किया तो वहाँ पर भी ये सब क्या हो गया, अप्लीकेबल हो गया है। ठीक है, तो और बात करते इसके बारे में क्या क्या है। तो अब आइए दोस्तों क्या कहना चाह रहे हैं अब दोस्तों। अब ये बोलो ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है। तो दोस्तों जो भी आपको क्या होगा, जो भी आपको मूवेबल प्रॉपर्टी, क्या चीज़ है दोस्तों, मूवेबल प्रॉपर्टी है दोस्तों, मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, उसमें क्या होगा, सेल ऑफ गुड्स क्या होगा दोस्तों, एप्लीकेबल होगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अगर इमूवेबल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना दोस्तों, जैसे क्या होता है, लाइक एज लैंड, उसके बाद में आपका आ जाएगा शॉप और हाउस ईटीसी, ये क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लैंड हो गया, क्या ये चलता है, जहाँ के जहाँ ही रहता है ना, शॉप वो भी नहीं, हाउस। तो ऐसे ऐसे क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो हम क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या करता है, ये एप्लीकेबल नहीं करते हैं। जो मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं वही उसी पे क्या होगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या होगा, अप्लाई होगा। समझ आ रहा दोस्तों। होल ऑफ इंडिया होता है, सेल के मतलब क्या होता है कि जो बायर और सेलर के बीच क्या होता है, बार्गेनिंग होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, जब सेल बोलते हैं। मूल प्रॉपर्टी, इसका डिफिनेशन सब पढ़ने वाले, बायर किसको बोलते हैं, सेलर किसको बोलते हैं, सब पढ़ने वाले। बस धीरे धीरे आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। ये मूवेबल प्रॉपर्टी समझ आ गया, ये मूवेबल प्रॉपर्टी आगे किसके पे एप्लीकेबल होता है। और दूसरा बात देखिए दोस्तों, आपको एक बात पता जाए, पहले जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट था ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट था ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पहले ये जो था ना, ये सारे के सारे जितने बात था ना, ये सब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था, आते थे। ये सारे बात सारे क्या आता था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के में सारे के सारे एप्लीकेबल, मतलब उस लगता था कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बाद में चल के क्या होता है, एक्सटेंड कर दिया, अब उसने एक अलग ही क्या बना दिया, एक्ट बना दिया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पार्ट था ये केस सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। लेकिन बाद में जाके उसने क्या कर दिया, इसको अलग ही क्या बना दिया, इसने अलग ही एक्ट बना दिया जिसका नाम रख दिया था सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। समझ आ रहा ना। पहले क्या था दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में ही क्या था, सारे के सारे बात आते थे, जो भी हम पढ़ने वाले ना सब इसी होते। लेकिन बाद में क्या चलता है कि ज़्यादा हो जाता है ना, कंजस्टेड, हर चीज़ एक अलग अलग पार्ट कर दिया कि आपको, ताकि बेहतर आ जाए और सही अपने हिसाब से। जिस टाइम क्या होता है वो अपने हिसाब से सही लगा होगा, कुछ भी क्या होगा। लेकिन उसके बाद क्या कर दिया, एक अलग ही एक्ट उसने बना दिया जिसका नाम रख दिया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो ये अब को कुछ बात बता दिए, क्या क्या पढ़ लिया आपको। सेल इज टाइपिकल बार्गेनिंग बिटवीन बायर एंड सेलर होता है। होल ऑफ इंडिया क्या होता है, होल ऑफ इंडिया ये क्या होता है, अप्लाई लगेगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। और क्या क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होता है, एप्लीकेबल नहीं रहता है। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या रहता है, इमूवेबल नहीं रहता है। ये बात आपको समझना है, उसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगता है। और ये सेल ऑफ गुड्स कब कैसे हुआ था कि जब पहले तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 में था, बाद में जाके इसने 1930 में क्या कर दिया, एक एक्ट अलग से बना के इसको सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 नाम रख दिया। अब बात करेंगे दोस्तों, ये तो हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया सेल के बारे में। अब बात करेंगे डिफिनीशन
बायर किसको कहते हैं, सेलर किसको कहते हैं, ये भी तो बात आपको जानना जरूरी है। बायर किसको कहते हैं, सेलर किसको कहते हैं, गुड्स किसको कहते हैं। आइए इन सारा बात को हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। पहले आता है हमारा क्या दोस्तों, बायर एंड सेलर, मीन्स पहले बायर पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा आ जाएगा बायर। बायर, बायर का मतलब क्या दोस्तों, बायर की डिफिनेशन क्या बताया जाता है। बायर लिखिए दोस्तों, फिर पढ़ते हैं। बायर मीन्स अ पर्सन हु बाय और agrees to buy goods। सेक्शन दोस्तों 2(1) क्या है दोस्तों कि बायर मीन्स अ पर्सन, बायर का मतलब क्या आता है कि अ पर्सन हु बाय, जो क्या करता है, बाय करता है, यानी मीन्स सामान खरीदता है। और एग्री टू बाय गुड्स, या गुड्स खरीदने के लिए क्या होता है, एग्री होता है। गुड्स के लिए क्या होता है, एग्री होता है। हम उससे क्या बोलेंगे दोस्तों, बायर बोलेंगे। बस इसमें ये नहीं बोला है कि अ पर्सन हु बाय, जो मतलब बाय करता है वही बस बायर है, नहीं, बाय भी करता है और एग्री टू बाय, मतलब गुड्स खरीदने के लिए क्या होता है, एग्री होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायर बोलते हैं। और सेक्शन 2(1) हमें बताता है। सेक्शन 2(1), आप लाइन बाय लाइन सेक्शन भी साथ में याद हो जाएगा आपको, और आप पढ़ रहे हैं तो उसका डिफिनेशन भी साथ क्या लिखा है, बायर्स मीन्स ऑफ पर्सन्स हु बाय और एग्री टू बाय गुड्स, सेक्शन 2(1). नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों सेलर के। सेलर किसे कहते हैं, ये भी बात कर लेते हैं। सेलर किसे कहते हैं, तो सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल और एग्रीज टू सेल क्या चीज के, गुड्स, एग्री टू सेल गुड्स। ये सेक्शन बताते हैं आपको दोस्तों, सेक्शन 2(13). दोस्तों क्या बोला इसमें कि सेलर्स मीन्स अ पर्सन्स हु सेल। सेलर हम उसको बोलते हैं कि जो क्या करता है, सेल करता है, मीन्स बेचता है। और वो बेचने के लिए क्या होता है, एग्री होता है। बेचने के लिए क्या होता है, एग्री होता है। क्या चीज़, गुड्स, क्या चीज़, गुड्स, ये भी ध्यान रखना है। एग्री टू सेल गुड्स, क्या चीज़ बेचने के लिए, तो गुड्स बेचने क्या होता है, एग्री, तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सेलर बोलते हैं। बायर और सेलर को समझ आ गया दोस्तों, बिल्कुल। बायर सेक्शन 2(1) डिफाइन करता है और सेक्शन 2(30) सेलर डिफाइन करता है। बायर के मीन्स, बायर मीन्स पर्सन्स हु बाय और एग्री टू बाय गुड्स। सेलर्स मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्री टू सेल गुड्स। अब इसमें कुछ और बातें पढ़ते हैं। बायर सेलर की तो डिफिनेशन हो गया, और भी कुछ इसमें बात थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अगर बायर सेलर नहीं होगा तो फिर अब क्या, कंटेक्ट तो बनेगा नहीं, इसलिए तो दो पार्टी तो होना जरूरी है। सेल अगर होने के लिए बायर और सेलर तो चाहिए, कोई भी सामान खरीद रहे बेच रहे, दो पार्टी तो चाहिए। ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री रिप्रेजेंट द टू पार्टीज द कंटेंट और सेल ऑफ द गुड्स। समझ आए दोस्तों। अब आते हैं अगला गुड्स। गुड्स तो जब से पढ़ रहे हैं दोस्तों, गुड्स किसे कहते हैं, जब से हम तो गुड्स गुड्स कह रहे हैं ना, तो गुड्स किसे कहते हैं। आइए गुड्स के भी डिफिनेशन जान लेते हैं। गुड्स के डिफिनेशन भी हम क्या करते हैं, जान लेते हैं। गुड्स के डिफिनेशन क्या कहते हैं दोस्तों, आइए लिखते हैं, साथ में पढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि मीन्स, मतलब गुड्स मीन्स एवरी
kind of movable property। क्या दोस्तों, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी other than ex naval claim and money, ex naval claims and money, and includes स्टॉक। दोस्तों ये पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में आपको मैं समझाऊंगा। स्टॉक एंड शेयर्स, उसके बाद में क्या होता है, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बहुत लंबा डिफिनेशन हो गया दोस्तों, आप कहोगे बिल्कुल ये थोड़ा लंबा डिफिनेशन है, लेकिन आपको सही आसान तरीके से इसको बस शॉर्टकट में समझा दूंगा। क्या बोला है कि गुड्स किसको कहते हैं, तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या होना चाहिए दोस्तों, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। गुड्स जब भी हम बोलेंगे वो चीज़ क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम मतलब क्या दोस्तों, अभी भी इसका भी डिफिनेशन जानेंगे। एंड मनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर। दोस्तों तो पहले एक्शनेबल क्लेम के बारे में जान। एक्शनेबल क्लेम किसको कहते हैं दोस्तों, क्योंकि लाइन बाय लाइन गुड्स की डिफिनेशन तभी तो खत्म होगा। एक्शनेबल क्लेम किसको कहते हैं, अगर इसको मैं समझा जाए तो बिना लिखा समझाऊंगा उसको बस ऐसे। एक्शनेबल क्लेम दोस्तों उसको कहते हैं कि जो वलिंग फोर्स करने के लिए, किसके लिए, एक्शन या शुल्क, कोई मतलब कुछ पैसे ले लिया कुछ कर ले, उसको हम क्या करेंगे, स्वीट करेंगे। मतलब उसको हम क्या करेंगे, सीव, मतलब एकदम सीव समझिए आपको। जैसे अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं, अगर उधार दे रहे हैं तो वो तो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है ना दोस्तों, बिल्कुल नहीं है। फिर वो तो आपके लिए क्या है, ये तो गुड्स दिए, उसके बेसिस पर आप क्या दिया, उसको उधार दिए ना। वो आपको पता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, आपने किसी को उधार दिया, वो क्या है, वो तो क्या आपको फिक्स डिपॉजिट रिसीव्स, ये क्या कंसीडर करता है, गुड्स। ये आपको सेक्शन कितने में, 176 में, और कौन से में, सेल ऑफ गुड्स में क्या पड़ेगा आपको, उसको रीड करना पड़ेगा। सेक्शन 176 में ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में ये बात आपको वहाँ पर लिखा गया है कि अगर इसमें तो आपको सेल्स जो गुड्स के डिफरेंस है उसमें आपको सारी बात, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। एक्सटर्नल क्लेम वही होता है कि जो वनली फोर्स करता है एक्शन और स्वीट के। जैसे अगर किसी को उधार दो, आपके लिए मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी तो आपके गुड्स के बेसिस पर आपको दिया ना, इसलिए वो आपको क्या है, इसके लिए वो भी आपको इसमें क्या होगा, गुड्स में इंक्लूड होते हैं। क्या बोला, चलिए बोला कि मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्सक्लेमेबल क्लेम मीन्स ये भी है, एंड मनी एंड इंक्लूड क्या क्या चीज़ है, स्टॉक एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू द फार्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, जो भी लैंड से अटैच है। जैसे आपको गेहूं मतलब फसल कर रहे हैं और वो काट दिए फिर बेच रहे, वो चीज़ भी हम उसको क्या करें, जो भी लैंड उससे मतलब
कनेक्टेड हैट्स टू द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, वो भी हमारे लिए क्या है, वो भी गुड्स है। व्हिच आर एग्री टू बी सीवर बिफोर द सेल, बिफोर सेल या अंडर द कॉन्टेक्ट ऑफ सेल। समझ गए दोस्तों, ये बात गुड्स बताते हैं दोस्तों। गुड्स के डिफिनेशन यही है कि गुड्स के डिफिनेशन पहले पता है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर दैन एक्सटर्नल क्लेम्स एंड मनी and include stock shares, growing crops, grass, attached and things attached to the farming part of the land which are agreed to be severed before sales under the contract of sale। समझ आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल आ रहा है। अब और भी बात जानते हैं। गुड्स तो दो इंक्लूड तो दो होते हैं, जैसे दोस्तों गुड्स तो आपको टेंजिबल भी होगा, टेंजिबल गुड्स, और क्या है इनटेंजिबल गुड्स। एक क्या है दोस्तों, टेंजिबल गुड है, दूसरा क्या है इनटेंजिबल गुड्स है। मीन्स इंटेंजिबल किसको कहते हैं दोस्तों, पता ही है, लाइक्स गुडविल। इनटेंजिबल गुड्स के जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको आप बस फील कर सकते हैं, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये हमारे क्या दोस्तों इनटेंजिबल गुड्स है दोस्तों। समझ आ रहा है दोस्तों, ये भी हमारे क्या होता है गुड्स में क्या होता है इंक्लूड होता है, क्या क्या गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये भी हमारे क्या है, इसको हम छू नहीं सकते फिर भी हमारे क्या है गुड्स है दोस्तों, बिल्कुल। जैसे और भी क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं, स्टॉक हो गया दोस्तों, अभी भी पढ़ते गुड्स के डिफिनेशन में, स्टॉक एंड शेयर्स हो गए, उसके बाद में गैस भी हो गया, स्टीम, वाटर भी हो गया दोस्तों, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी हो गया दोस्तों, है कि नहीं। और उसके बाद में क्या लिखा है, एंड डिग्री ऑफ द कोड, इन सब हमारा क्या कंसीडर करता है कि इसमें गुड्स में भी। समझा दोस्तों, बिल्कुल गुड्स किसको कहते हैं आपको बहुत सही तरीका से, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than external claims and money and include stock and shares, growing crops, grass and things attached to the साथ में पढ़े दोस्तों आपको याद है, and things attached to the farming part of the land which are agreed to be severed before sales or under the contract of sale। और भी बात करें गुड्स में कि एक्सटर्नल क्लेम्स किसको कहते हैं, जो वर्निंग फोर्स करता है एक्सटर्नल सूट के लिए, जैसे अगर किसी को आप उधार दे रहे हैं तो भी हमारा आपका क्या है वो गुड्स की वजह से वो तो उधार दिया, वो भी आपको क्या है गुड्स माना जाएगा। वो मूल प्रॉपर्टी नहीं है फिर भी आपको क्या माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा। और भी बात पर ये सेक्शन आपको एक्सटर्नल क्लेम के, और जो भी बात बता रहे डेप्ट वाला, जो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट एफडीआर का गया उसका आपको सेल ऑफ गुड्स में था, उसका टॉपिक सेक्शन 176 ऑफ द इंडियन कोड 1872 में पढ़ेंगे उसको। आप क्या होता है अगर सेल्स में पढ़ना है तो 2:7 में दे रखा है ये बात सारे। तो और दूसरी बात क्या पढ़े गुड्स में पढ़े कि टेंजिबल गुड्स भी होता है, इंटेंजिबल गुड्स भी होते हैं दोस्तों। टेंजिबल गुड्स तो आपको पता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। लेकिन इंटेंजिबल गुड्स, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस फील कर सकते, ये है। जैसे गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है, इटीसी। और भी क्या क्या होता है, स्टॉक एंड शेयर्स होता है, गैस, स्टीम्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑफ द कोड, दीज आर कंसिडर्स ऑफ द गुड्स। ओके, अब आते हैं बात दोस्तों, गुड्स तो पढ़ लिए, अब गुड्स के भी तो क्लासिफिकेशन होगा, कौन कौन से गुड्स के क्या बोलेंगे, ये सब चीज़ तो आपको जानना जरूरी है। तो आइए दोस्तों अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के
तीन हिस्सों में क्या गया क्लासिफाई किया गया, क्या क्या है। पहला आपको है एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा क्या है फ्यूचर गुड्स, और तीसरा क्या है कंटीजेंट गुड्स। तीन हिस्सों में क्लासिफाई किया गया गुड्स के। पहला हमारा क्या है एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा फ्यूचर गुड्स, तीसरा क्या है कंटीजेंट गुड्स। और एग्जिस्टिंग गुड्स के भी दोस्तों, एग्जिस्टिंग गुड्स के भी तीन तरह में क्लासिफाई गया, तीन डिवाइड कर रखा है। क्या क्या है, पहला तो आता है दोस्तों स्पेसिफिक क्या गुड्स, दूसरा आता है असर्टेन गुड्स, असर्टेन गुड्स, तीसरा क्या आता है दोस्तों अनसर्टेन गुड्स। ठीक है दोस्तों, गुड्स के तीन तरह क्लासिफाई किए, एग्जिस्टिंग गुड्स है, सेकेंड फ्यूचर गुड्स, लास्ट कंटीजेंट गुड्स। अब एग्जिस्टिंग गुड्स के भी तीन तरह में डिवाइड कर दे, एक स्पेसिफिक गुड्स आते हैं, असर्टेन गुड्स और अनसर्टेन गुड्स। तो हम बात करेंगे पहला किसको एग्जिस्टिंग गुड्स के, किसको बात करेंगे एग्जिस्टिंग गुड किसको कहते हैं। आइए ये दोस्तों बात करेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड किसको कहते हैं दोस्तों, तो ये पहले इसका डिफिनीशन जान लेते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ। Existing goods are such goods as are in existence at the time of contract of sale। क्या बोला आर सच गुड्स आर एग्जिस्ट इन द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जिस्ट किसको करता है टाइम, एग्जिस्ट किसको करता है एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर जिस टाइम में अगर क्या करें कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं, तो आप अगर एग्जिस्ट इन द टाइम, एग्जिस्ट किसे करता है टाइम में करते हैं। ठीक है दोस्तों, या दैट इज दोज ऑन or possessed or acquired by the seller at the time of contract of sale। contract of sale समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ क्या करेगा एग्जिस्ट क्या करता है टाइम, ये बेस आपको ध्यान रखना है। या दोज ऑन पोजिट एक्वायर बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल। बात समझ आ रहा है ना, बिल्कुल। अब एग्जिस्टिंग जो हम क्या क्या पढ़ेंगे उस चीज़ के हम सही तरीके से डिफाइन करने वाला है। पहला तो आपको दिख रहा होगा, पहला आपको तो दिख रहा होगा स्पेसिफिक गुड, स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स किसको कहते हैं दोस्तों, पता है आपको स्पेसिफिक गुड किसको बोलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों स्पेसिफिक गुड पहले किसको बोलते हैं मैं बता दो फिर लिखा दूंगा, कोई बात नहीं, पहले बता दो लिखा दो, कोई भी चेक करना ही पड़ेगा पहले। चलिए पहले मैं आपको बता दूँ स्पेसिफिक गुड्स किसको दोस्तों होते हैं। स्पेसिफिक गुड्स उसको हम बोलते हैं जैसे आप फाइनली आप डिसाइड करते हैं कि मुझे ये चीज़ ही लेना है, मुझे इस ब्रांड के ये चीज़ लेना है, तो हमारा क्या होगा वो स्पेसिफिक गुड हो गया। मतलब डिफिनीशन क्या कहते हैं उसको, अगर इसको डिफिनीशन क्या कहता है अगर लिखा जाए तो क्या होता है स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड्स क्या बोलता है आइडेंटिफाई, आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं एंड agreed upon at the time of the contract of sale
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। दोस्तों ये सेक्शन आपको डिफाइन करता है 2 क्लॉज 14। ये एग्जिस्टिंग गुड्स भी दोस्तों इसका भी सेक्शन है दोस्तों, मैं वो तो भूल गया। सेक्शन ये 6 डिफाइन करता है एग्जिस्टिंग गुड। और स्पेसिफिक कितना टू, क्या बोले दोस्तों डिफिनीशन, स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। उसने आइडेंटिफाई करता है, फाइनल डिसाइड करता है कि मुझे यही चीज़ चाहिए। जैसे लाइक एज सैमसंग गैलेक्सी M33, ठीक है। ओके दोस्तों, हमें सैमसंग गैलेक्सी M33 चाहिए, हमें डिसाइड हो गया है यही मुझे चाहिए। वही आपने क्या आइडेंटिफाई कर दिया कि मुझे यही चीज़ चाहिए गुड्स, वो हमारा क्या आ जाएगा स्पेसिफिक गुड्स। क्या आ जाएगा स्पेसिफिक गुड्स। अब किस तरह के अब गुड्स को असर्टेन गुड्स बोलेंगे। स्पेसिफिक गुड्स समझ आ गया दोस्तों, बिल्कुल आ गया दोस्तों। सेकेंड आता है दोस्तों असर्टेन गुड्स। एक बार डिफिनेशन याद कर लेते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स की। एग्जिस्टिंग गुड्स उसको आर सच गुड्स एज आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दैट इज those owned or possessed or acquired by the seller at the time of the contract of sale is contract of sale। ये सेक्शन सी करता है स्पेसिफिक गुड्स क्या, क्योंकि आपको क्वेश्चन सीधा पूछ देगा क्या कि व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स। तो आपको फिर तो लिखना पड़ेगा, ये 3-4 बात जानना जरूरी है, इसलिए ये आपको तो एग्जाम्पल्स दे दिया था, ठीक है। तो आपको फिर अब स्पेसिफिक गुड्स बोलता है कि स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड्स आइडेंटिफाई एंड एग्रीड अपॉन द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। सेक्शन 2+4 डिफाइन करता है, वो सेक्शन 6 में आता है एग्जिस्टिंग गुड्स। असर्टेन गुड्स में दोस्तों कैसे गुड्स को हम असर्टेन गुड्स बोलेंगे, कैसे गुड्स को हम असर्टेन गुड्स बोलेंगे, वो हम चलते पढ़ने। आइए दोस्तों पहले आपको मैं असर्टेन गुड्स क्या होता है वो भी बता देते हैं। दोस्तों आपने बोला होगा कि आपने स्पेसिफिक गुड्स को एक ही एग्जाम्पल दे, और भी बात बता दें। जैसे आपने गया शोरूम में गया, ठीक है दोस्तों, किसके शोरूम में गए, आपके शोरूम में गए सुजुकी का मान लो शोरूम में गया, आपने बहुत सारे तरह गाड़ी पर रखा था, सुजुकी कंपनी के बहुत बड़ा गाड़ी होता है। तो आपने क्या किया कि आपने चूज कर लिया, मुझे अब कार के नाम तो उतना मुझे याद नहीं, फिर भी मान लो ये जो बी वाला कार लिखा है ना, ये मुझे क्या कर दो, फिक्स कर दो, फाइनल कर दो, ये मैं इसको परचेस करने के लिए क्या हूँ, मैं रेडी हूँ, ठीक है। जैसे अब बुक एग्जाम्पल्स में ज़्यादा तो क्या लिखा था दोस्तों कि लिखा है कि आपको मैं एग्जाम्पल्स बुक के दिखाई देता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ इसी तरह से। क्या लिखा है दोस्तों कि आई हैड 5 कार डिफरेंट मॉडल। उसने क्या देखा 5 कार था, अलग अलग मॉडल के थे। ही एग्री टू सेल हिज सांटो कार टू बी। उसने फिक्स कर लिया कि मैं सांटो कार ही लूँगा। तो बी एग्री टू परचेज द सेम कार। क्या हो गया, वो परचेज करने के लिए क्या हो गया, रेडी, एग्री हो गया। इन दिस केस द सेल और स्पेसिफिक गुड्स एंड द कार हैज बीन आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। उसने क्या कर लिया, मुझे यही चाहिए, ठीक है, समझ आ गया। ये क्या है, स्पेसिफिक गुड्स है, बिल्कुल। बस आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्या बता दोस्तों, मैं भी जो भी बता रहा हूँ वहाँ पर यही सब बात दे रखे हैं, आपको मैं कॉपी में लिख के समझा रहा हूँ। अब आप बाद में आपको बुक भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैं यही चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सही से समझे और जो भी लिखा है प्रोविज़न उनको आप ध्यान रखिए। अब आते हैं दोस्तों, और एक क्वेश्चन से ही से आपको बन गया है, लेकिन आपको खुद समझ आएगा। क्वेश्चन के भी एक वीडियो लेकर आएंगे। पहले हम जान लेते हैं दोस्तों असर्टेन गुड्स किसको बोलते हैं दोस्तों। असर्टेन गुड्स किसको बोलते हैं दोस्तों और सॉरी असर्टेन गुड्स उसको बोले, जैसे आपने होलसेल दुकान में गया, वहाँ पर लिखा 100 बॉल्स क्या था, गोदाम में क्या रखा था,
कॉटन के बॉल रखा था, कुछ भी मान लिया, बॉल क्या रखा था जो मान लो खेलने वाला बॉल है, तो उसमें से 100 आपको सेलेक्ट करना था, कितने, मुझे 50 लेता, आपने उसको क्या बोला कि आप यहाँ पर रख दीजिए, मैं क्या कर लगा 50 सेलेक्ट कर लूँगा और मैं ले लूँगा। तो ये जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना दोस्तों, ये हमारा क्या हो रहा है, असर्टेन गुड्स हो रहा है। क्या हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, असर्टेन गुड्स बोलते हैं। मीन्स डिफिनेशन क्या कहते हैं दोस्तों, आर दोज गुड्स which are identified in accordance with the agreement after the contract of sale is made are those goods which are identified in accordance with the agreement। पहले आप क्या कि वो गुड्स क्या क्या रखा उसको आइडेंटिफाई, तब आप क्या होगा उसको बोल देना कि आप रख दीजिए, मैं क्या इसमें से अपना सेलेक्ट कर लूँगा, वो हमारा क्या है, सर्टेन गुड्स है। और ये बात इसमें क्या है, बोलता है क्या, दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड। आप यहाँ तक भी लिख दोगे ना सर्टेन गुड्स तो आपके लिए क्या सही है, कोई गलत नहीं। और भी बात तो इसमें क्या बोल दिया कि दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट बट हैज बीन जजली इंटरप्रेटेड। आप देख सकते हैं कुछ और बात लिख रखा है इसमें, साथ में पता चलेगा, आपको समझ भी आएगा। दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट बट हैज बीन judicially interpreted. In actual practice, the term or certain goods is in the same sense as आपको लगता है कि उसी तरह स्पेसिफिक गुड तरह है, आपको सेंस लगा कि उसमें भी गया था, आपने खोज के एक्सेलेट कर ली, लेकिन आपको स्पेसिफिक वाला कि हाँ ये सेंट्रो कार है ना, बहुत अच्छी, ये ऊपर के आपने बोला कि चलो मैं ये भी यही एग्री, आपने भी बेचने के लिए यही परचेज करने सेल करने के लिए, तो मैं भी यही परचेज करूँगा करके आपको तोड़ते हैं। जैसे वैन इसमें असल में क्या होता है, वैन फ्रॉम अ लॉट और आउट ऑफ लॉट, बहुत सारे होते हैं ना वहाँ पर, और उसमें से आपको क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। इसीलिए आपको क्या होता है, क्या होता है उसको कहते हैं असर्टेन गुड्स। अब अनसर्टेन गुड्स नंबर ऑफ क्वांटिटी आइडेंटिफाई सच आइडेंटिफाई गुड्स और असर्टेन गुड्स। ठीक है, ओके दोस्तों, अब आइए बात करेंगे अनअसर्टेन गुड्स के बारे में। अब बात क्या करेंगे दोस्तों, अनअसर्टेन गुड्स के बारे में। अब बात करेंगे दोस्तों अनअसर्टेन के बारे में। कितना है एग्जिस्टिंग गुड्स के तीसरा पॉइंट है अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स दोस्तों किसको बोलते हैं, ये भी आपको समझा दो पहले, फिर डिफिनेशन लिखाऊंगा, बहुत सही से समझने वाला, बस साथ साथ में आप पढ़ते चलिए, आपको हर चीज याद हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों बात किया जाए तो अनअसर्टेन गुड्स किसको बोलते हैं पता है दोस्तों, अनअसर्टेन गुड्स बोलते हैं दोस्तों कि आपने वो चीज़ के आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते हैं, आइडेंटिफाई कर लेंगे लेकिन आप क्या नहीं कर सकते दोस्तों, उसको आप कह नहीं सकते ये वाला चीज़। ऐसे आपने नमक खरीदने गया, ठीक है, साल्ट खरीदने गया, और उसको आप ये थोड़ी बोले कि भैया ये वाला पैकेट, क्योंकि आउट ऑफ द लार्ज क्वांटिटी, out of the large quantity means out of the lot of 100 packets lying is shop, it is sale of uncertain goods because which is not identified or specifically at the time of the making of the contract। so आप इसको क्या बोलेंगे, अनसर्टेन गुड्स मिलते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है, आर द गुड्स which are not especially identify or
ascertain at the time of making of the contract। लिखा गया सीधा स्पष्ट लिखा है कि आर द गुड्स व्हिच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई। आपने स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहे ना कि मुझे ये चाहिए, आपने सीधा बोला कि भैया का नमक दे देना, यही आप बोलोगे ना। दुकान जाते तो ये तो नहीं बोलता कि मुझे यही वाला नमक चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लिखा आउट ऑफ द लॉट ऑफ 100 पैकेट्स लाइंग इन दिस शॉप बट यू आर नॉट स्पेशली आइडेंटिफाई और असर्टेन। आप नहीं कर पा रहे ना, इन्हें आइडेंटिफाई करना स्पेशली यही कर रहा है कि असर्टेन कि मुझे ये वाला चाहिए। ये भी तो नहीं बोला कि मुझे दे दीजिए, मैं आपको क्या कर रहा हूँ इसमें चूज कर लो, ये भी तो नहीं। इसको हम कैसे गुड्स को क्या बोले दोस्तों, अनएसेटेड गुड बोलेंगे, अनएसेटेड गुड्स बोलेंगे दोस्तों। तो एग्जाम्पल्स अब क्या दे, एग्जाम्पल्स शार्ट लिख देते हैं, आपको ऐसे समझ आएगा। नमक, ठीक है दोस्तों। अब मान लो एक और एग्जाम्पल्स आपको बुक में क्या दे रखा है, आपको मैं दिखाता हूँ। एक हॉर्स वाला एग्जाम्पल आपको देख रहा होगा, क्या लिखा है कि एक्स हैज 10 हॉर्सेज। एक्स के पास कितने सर 10 horses. He promised to sell one of them but does not specify which horse he will sell. It is considered the sale of one. उसके पास 10 था, वो प्रोमिस मतलब सेल करने के लिए कहा कह रहा है, लेकिन उसने आइडेंटिफाई कि मैं कौन सा क्या बेचूं। ठीक है, समझ आ रहा है दोस्तों। हाँ, मतलब आपको जिस चीज़ में आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं स्पेशली वो असर्टेंस है, मतलब लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहा है सर्टेन नहीं, तो हम उसको गुड्स क्या बोलेंगे, अनसर्टेन गुड्स बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो हमें क्लासिफिकेशन हम कुछ के फर्स्ट एग्जिस्टिंग गुड्स के 3 जो उसमें भी टाइप्स था वो भी पढ़ ले। अब बच रहा है 2। अब ये 2 के आपको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। फिर कल मतलब मीन्स दूसरे लेक्चर्स में आपको फिर आगे से स्टार्ट करूँगा। पहले ये 2 पढ़ से क्या स्टार्ट करूँगा अभी बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। अभी आते हैं दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट आते हैं जिसका नाम है फ्यूचर गुड्स, जिसका नाम है दोस्तों फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स जिसको किसको बोलते हैं दोस्तों, आइए फ्यूचर गुड्स की बात करते हैं। फ्यूचर्स मतलब आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ फ्यूचर गुड्स किसको बोलते हैं दोस्तों, किस तरह के गुड्स को हम फ्यूचर गुड्स बोलेंगे। जिससे आपने खुद कर रखे हुए फ्यूचर गुड्स नहीं बोलते हैं कि मुझे कितने चाहिए, 1000 कुंटल मुझे आलू चाहिए। आपके अगर जो खेत में हो ना, क्या बोला कि मेरा खेत में आलू हो जाएगा ना तो आपको मैं क्या करूँगा, प्रोवाइड कर 1000 कुंटल कर दूंगा। ये हमारा क्या है, फ्यूचर गुड्स है। दूसरा एग्जाम्पल, उसने क्या बोला कि मुझे मिल्क चाहिए, उसने क्या फिर उसने देने वाला क्या बोला है कि ठीक है मैं अगले महीने क्या लेके आ रहा है, गाय लेके आ रहा है, फिर मैं क्या करूँगा, दूध। मीन्स फ्यूचर गुड्स बोला है। आपको अभी तो गुड्स अवेलेबल नहीं कर रहा है, फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं। और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, और संतला के बारे में क्या करते हैं। अब आपके गार्डन में क्या है, संतला के क्या लगा है, पौधे लगा हुआ है। ठीक है, आपने उसको क्या बोला कि मुझे इतना संतरा, जो बोला ठीक है जब गार्डन में मेरा संतरा हो जाएगा तो आपको मैं 50 किलो क्या कर दूंगा, दे दूंगा। ये फ्यूचर गुड्स है, लेकिन कर तो अभी रहे ना, बातें तो अभी कर रहे हैं ना। ये हमारे गुड्स के क्या बोलते हैं, ऐसे गुड्स को फ्यूचर गुड्स। तो इसका डिफिनेशन क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और acquired by the seller after making the contract of sale। ये दोस्तों सेक्शन आपको 2 क्लॉज 6 डिफाइन करता है। सेक्शन 6 एग्जिस्टिंग गुड्स, सेक्शन 2 क्लॉज 40 स्पेसिफिक गुड था दोस्तों, और फ्यूचर गुड्स सेक्शन 2 क्लॉज 6 है। फ्यूचर गुड्स आपको समझ आएगा ना, वो गुड्स जो अभी आपके लिए अवेलेबल है, वो बोला कि हो जाएगा तो फिर मैं आपको दे दूंगा।
वो होगा ही, लेकिन जब होगा तभी देगा ना, वो फ्यूचर गुड्स है। बोला कि नहीं हो जाएगा, नहीं हो, जब समय आएगा हो जाएगा, आपको दे देगा। ठीक है, ये हमारा क्या बताते हैं, फ्यूचर गुड्स यही बताते, मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस और एक्वायर बाय द सेलर्स आफ्टर मेकिंग द, बिफोर नहीं, आफ्टर मेकिंग द कंटेंट ऑफ सेल। बाद के बाद बता रहा था इसलिए। अब कंटीजेंट गुड्स बच रहा है दोस्तों। लास्ट पॉइंट हमारा करा गुड्स के क्लासिफिकेशन का लास्ट पॉइंट क्या है, कंटीजेंट गुड्स। कंटीजेंट गुड्स किसको बोलेंगे दोस्तों, कंटीजेंट गुड्स किसको बोलेंगे दोस्तों, डिपेंड ऑन द कंटीजेंसी। कंटीजेंट कंटेंट भी पढ़ते हैं दोस्तों, आपको पता है। तो कंटीजेंट गुड्स किसको बोलते हैं, गुड्स में भी समझना पड़ेगा। कंटीजेंट जहाँ भी आएगा उसी तरह की बात बोला क्या, किसी से कंटेंट किया कि आपको मैं 50 पीस क्या दूंगा पर्टिकुलर आर्टिकल, तब जब वो शिप्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा, तब शिप पहुँच जाएगा, तब डिपेंड ऑन द, उस पर डिपेंड, वो आ जाएगा तभी मुझे क्या करेगा, ये देगा। नहीं आएगा तो नहीं। तो इसके डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों, द एक्वाइजिशन of which by the sellers depends upon an uncertain contingency, means uncertain event। ठीक है दोस्तों, अनसर्टेन इवेंट आर कॉल्ड कंटीजेंट गुड्स। ये आपका सेक्शन डिफाइन करता है दोस्तों, सेक्शन 6(2). क्या करता है डिफाइन दोस्तों, सेक्शन 6(2). तो समझिए दोस्तों, द एक्वाजिशन व्हिच बाय द सेलर डिपेंड ऑन द अनसर्टेन कंटीजेंसी। अब डिपेंड कर रहा है उसने, अब वो आर्टिकल के लिए तो कंटेंट कर लिया कितने 50 पीस, लेकिन वो शिप क्या लाए, द शिप व्हिच इज ब्रिंगिंग द एवरी चीज द पोर्ट सेफ्टी। अगर सही सुरक्षित आ रहा है फिर मैं वो क्या करूँगा, 50 पीस आपको क्या आर्टिकल प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, दिस एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ द कंटीजेंट गुड्स। ओके दोस्तों, इतना बात आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया क्या, कुछ बातें आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दे के कुछ बात पढ़ा दिए। अगला जब हम पढ़ेंगे ना, अगला लेक्चर में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ डिलीवरी इट्स फॉर्म्स एंड डेरिवेटिव। ये पढ़ने वाला डिलीवरी ऑफ गुड्स में बात सब हम कल के आप जो भी लेक्चर में आपको डालूंगा उसी आपको लेक्चर में यही पढ़ने वाले हैं। गुड्स के डिलीवर कितने तरीके का होता है, ये सब चीज़ पढ़ने वाला है ना। और भी बात इसमें क्या क्या आएगा, अब जितने लगे पढ़, लेकिन इसमें 4 टॉपिक है टोटल। क्या है, सेल ऑफ गुड्स एक चैप्टर में 4 टॉपिक है, और फर्स्ट टॉपिक है कुछ बात पढ़ ले। अगले लेक्चर्स में फिर आपको मैं जुड़ूंगा, तब तक के लिए यहीं रखते दोस्तों।